लास्ट वीडियो में हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात पढ़ी थी। अब है मेनी पार्टिकल सिस्टम। माना कोई बहुकणीय तंत्र है जो n कणों से मिलकर बना है, जिसके कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 और mn है। सदिश है r1, r2, r3 और rn। यहाँ पर mi ri, i कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक हमने लिया है। mi rcm, rcm क्या हो गया, ri की वैल्यू हो गई 1 to n के लिए हमने ऑल ओवर लिया है। rcm द्रव्यमान केंद्र का सीधे सदिश हमने यहाँ पर ले लिया है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से mi rci की वैल्यू हम 0 लेते हैं i = 1 to n के लिए। उसके बाद में यहाँ पर rcm की जो वैल्यू है i 1 to n mi जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा mi ri में। ये डेफिनेशन हम ट्राइंगल के लिए लेते ही हैं कि ये वाली वैल्यू हम 0 कर देंगे तो आरसीएम की वैल्यू mi ri की इक्वल हो जाएगी और फिर इसको इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इक्वेशन हमने हर जगह यहाँ पर ली है। ये देखो, आरसीएम की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसके नीचे इसकी जो वैल्यू थी mi इसके साथ मल्टीपल में था, इसको इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आरसीएम की वैल्यू जो हमारे पास में है, अगर हम 1 to n की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगी कि m1 r1 to mn rn तक हो जाएगी। उसके बाद m = i, अगर 1 to n के लिए हम जो mi है उसमें सारे द्रव्यमान का योग अगर कैपिटल हम लेते हैं तो आरसीएम की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 और इस तरह से m1 r1 अपॉन कैपिटल M। तो ये जो इक्वेशन है हमारे, ये हमारे कौन सी है, द्रव्यमान केंद्र के लिए कोऑर्डिनेट निकालने में ये इक्वेशन हमारे यहाँ काम आती है। अब इसके बाद में जो इक्वेशन हमारे टॉपिक हमारा जो आता है वो हमारा आता है कि द्रव्यमान केंद्र के स्थिति निर्देश घटकों के रूप में, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देशांक घटकों के रूप में हम किस तरह निकालेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे जैसे कि आरसीएम है वो क्या है, एक्सीएम सेंटर ऑफ मास, सीएम की वैल्यू क्या है, सेंटर ऑफ मास, एक्सीएम आयटा, वाईसीएम जे जेड सीएम के। R1 की वैल्यू अगर हम लेंगे तो उसी तरह x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, 1 2 3 तीनों की वैल्यू सोन n तक हम इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद XCM की जो वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी वो हो जाएगी m1 x1 to mn xn तक, और नीचे समेशन ऑफ मास m2 n तक। तो वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। इसी तरह y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के लिए भी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो दोनों वैल्यू हमें इस तरीके से मिल जाएगी। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट क्या निकलता है कि यदि किसी निकाय में अनंत संख्या के बिंदुवत द्रव्यमान कण सतत रूप से वितरित हो तथा उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो तो उपयुक्त समीकरण जो है ये x, y और z वाली उपयुक्त समीकरण जो है उसको इंटीग्रल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस x, y, z वाले इक्वेशंस को अगर हम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट किसके मिलेंगे, आरसीएम के हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करने के बाद में हमारे पास x, y और z की जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से मिलेंगे कि 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। अगर यहाँ पर हम रो को निकाय का द्रव्यमान घनत्व माने, ठीक है, अगर इसको घनत्व हम रो लेके चलते हैं तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो dm dv क्या होता है, ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। यहाँ से आयतन हमने उठा के इसके मल्टीपल में डाल दिया तो dm की वैल्यू रो dv हमारे पास में हो गई। rcm की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 1/रो r कैप r वेक्टर dv के फॉर्मेट में x, y और z तीनों की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन में यहाँ से सिर्फ ये जो है ये तो सिंपल घनत्व के रूप में अगर आपसे रिजल्ट पूछा जाए तो वहाँ काम आएगी। न्यूमेरिकल में x, y, z निकालने के लिए हमें लास्ट पेज में जो यूज़ किया था
वो वाला M1R1 वाला जो फॉर्मेट है हमें यही काम आएगा। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए ये तीनों इक्वेशन हमारे काम की। इसके बाद में द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग उसे किस तरीके से निकालेंगे? सिंपल सा है कि आर का डिफरेंशियल करना है dt के रिस्पेक्ट में। जब आर का डिफरेंशियल यहाँ से dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ भी जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ऊपर की साइड में आ रहे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा और नीचे जो है एज एम जो है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर डी आर सी एम अपॉन डी टी को हमने क्या लिया है? वी सी एम लिया है। ये जो वी सी एम है वो क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग। और उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? उसकी वैल्यू हमारे पास होगी वी सी एम इक्वल्स टू एम आई वी आई बाई एम, यानी 1/m/mi/vi। अब यहाँ से एम वी जो होता है वो क्या है? ये एम वी, ये एम वी जो है संवेग है। इसे अगर हम संवेग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पर P बाई एम किसकी वैल्यू हो जाएगी? वी सी एम की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वी सी एम की वैल्यू P बाई एम हो जाएगी। और इस P का अगर हम समीशन लेंगे तो P1 to n के लिए P वेक्टर से हम इसको लिखेंगे और यहाँ पर m वी सी एम की वैल्यू वापस P वेक्टर के रूप में हमें मिल जाएगी। अब इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आया? P निकाय के विभिन्न कणों के रेखीय संवेग का योग अर्थात निकाय या पिंड का रेखीय संवेग है। यदि निकाय पे कोई बाह्य बल अनुपस्थित है, ठीक है, कोई कार्य ही नहीं कर रहा बाह्य बल, तो जो आपका रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी नियत होगा। एम वी सी एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा और वी सी एम भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही सही। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय या पिंड के द्रव्यमान का वेग क्या होता है? नियत रहता है। द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिमान रहता है। इसके बाद में इससे हमारे पास और रिजल्ट क्या आया कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न कणों के संवेग P1, P2 आदि नियत रहे, परंतु उनका सदिश योग जो होगा वो नियत रहेगा। इसी सीक्वेंस में इसी तरह सेम टू सेम हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना, जो वेलोसिटी का फॉर्मेट आया उसका फिर से dt के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है। यहाँ पर ये v है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, बाकी एज इट इज इक्वेशन ऐसे ही रह जाएगी। जब हम यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो dv बाई dt को ACM लिख देंगे और यहाँ पे dv बाई dt को AI लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हमें मिलेगा MA, ये जो हमें MA मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे? फोर्स F से लिखेंगे। यहाँ ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/m/f। अब F जो है वो ऑलरेडी अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो MA है। यहाँ पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं F पे? F जो है एक तो बाह्य बल, दूसरा आंतरिक बल। एक जो बाहर से फोर्स लग रहा है और दूसरा आंतरिक बल कौन सा? अंदर जो पिंड के अंदर दूसरे कण उपस्थित है उनका आपस में लगने वाला बल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ACM की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? FI बाह्य प्लस FI ये जो है वो कौन सा है? इंटरनल, अंदर तक, अंदर वाला फोर्स। अब न्यूटन के तीसरे नियम से FIJ की जो वैल्यू है इक्वल्स टू -FJI हो जाएगी। अब यहाँ पर I डज नॉट इक्वल्स टू J, देखो IJ इक्वल्स टू -JI, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर हमें समझने वाली बात है। अगर JI दोनों इक्वल नहीं है तब IJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये भी हम सदिश के नियम से पढ़ते हैं, जब IJ K को पढ़ते हैं तब। यहाँ पर हमारे पास में जो टोटल अन्योन क्रियाओं के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जितना बल इसमें लग रहा है उतना का उतना ही अपोजिट इस तरीके से लगा तो टोटल बल हमारे पास में अन्योन क्रियाओं वाला क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारे पास बचा कौन सा? बाह्य बल बचा। तो बाह्य बल बटे हुए द्रव्यमान, कौन सा है द्रव्यमान? सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान। यहाँ से F की वैल्यू MACM। एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंटर ऑफ मास का
एक्सेलरेशन है, और एफ कौन सा है, ये टोटल एन पार्टिकल्स पे लगने वाला बल है। इसका हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, इसका हमें रिजल्ट मिला कि निकाय का जो द्रव्यमान है वो इस प्रकार गति करता है कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित है और उस पर आरोपित बाह्य बल द्रव्यमान पर ही लग रहा हो। कौन से केंद्रीय द्रव्यमान पर ही लग रहा हो। यानी कोई भी पिंड गति करेगा, बहुत सारे कणों से मिलकर बनने वाला जो पिंड है, अगर वो गति करेगा तो वो इस प्रकार से गति करेगा कि उस पर अगर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वो हर एक पिंड के हर पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, और उस एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे लग रहा है जिसको हमने द्रव्यमान केंद्र कहा है।